नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल। हम बंगाल के गवर्नर पढ़ चुके थे और गवर्नर जनरल में हम वारेन हेस्टिंग के बारे में काफी कुछ चर्चा कर चुके थे। हमने भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार के कार्य किए उसमें वो देख लिए और हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देख रहे थे। हमने उसके काल में जो युद्ध हुए वो भी देखे थे। अब हम चर्चा कर रहे थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का काल 1774 से 85 तक, ठीक है। और इसमें हम देख रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784। पिट्स इंडिया एक्ट की हम चर्चा कर रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के राजनीतिक अधिकार थे वो अपने अधीन लेने के लिए, यानी युद्ध और राजस्व से संबंधित, संधियों से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं उन्हें हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं, वो हमने कल देख लिया। वो अपने अधीन लेने के लिए ये एक्ट निकला। क्या जरूरत पड़ी? तो हमने देखा कि 1765 से 83 का काल ऐसा था जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1783 में पेरिस की संधि के तहत अमेरिका आजाद हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते कि जिस प्रकार अमेरिका उनके हाथों से निकल गया उसी प्रकार भारत भी उनके हाथों से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने का और राजनीतिक अधिकार अपने हाथों में लेने के बारे में सोची। फिर हमने देखा था कि इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीजें चेंज हुई। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। क्या काम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? तो अब ये जो 6 सदस्य थे इन्हें भारत के सारे राजनीतिक अधिकार दे दिए गए, यानी कि राजनीति से संबंधित जो भी अधिकार है, युद्ध से संबंधित, संधियों से संबंधित, राजस्व वसूलने से संबंधित, वो अधिकार ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन ले लिया। इनमें से 2 तो ब्रिटिश संसद के और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन का, प्रबंधन का कार्य करता है, उसको भी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। यह प्रमुख चेंज कि कंपनी से राजनीतिक अधिकार छीन लिए और केवल अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल अब व्यापार ही करेगी। ये प्रमुख चेंज हमने देख लिया। और जो राजनीतिक अधिकार है वो किसके पास में है? तो अब राजनीतिक अधिकार किसके पास में है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ये चेंज देखा था। दूसरा चेंज हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें पहले सदस्य होते थे 4, लेकिन अब घटाकर कर दिए गए 3। कितने सदस्य कर दिए गए? 3। और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये सदस्यों की संख्या जो 3 हुई, इसका रीजन हम एक तो जो वारेन हेस्टिंग और उसकी परिषद का जो झगड़ा हो रहा था उसको माना। परिषद में जो फ्रांसिस था वारेन हेस्टिंग का मुख्य विरोधी था, ठीक है ना। लेकिन फ्रांसिस, मानसन, क्लेवरिंग, इन तीनों का एक त्रिगुट बन गया था इस वारेन हेस्टिंग के विरोध में और समर्थन में केवल एक सदस्य था, बोरिंग। तो वारेन हेस्टिंग बहुमत से काम होता है कोई भी, तो ये बहुमत देते नहीं थे वारेन हेस्टिंग को, तो वारेन हेस्टिंग कोई भी कार्य कर नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या घटाकर 3 की गई और इन 3 में से एक सेनापति होगा। इन तीनों में से ही जो 3 सदस्य हैं परिषद के, इनमें से ही एक सेनापति नियुक्त किया गया, एक को, जिसको इस परिषद से संबंधित शक्तियां दे दी गई। हालांकि अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष तो गवर्नर जनरल ही है, जी है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष तो गवर्नर जनरल ही है, लेकिन उससे संबंधित जो शक्तियां परिषद से संबंधित वो सेनापति को दी गई। सेनापति इन तीनों का मुखिया था, ठीक है। तो ये चेंज हुआ था, ये हमने देख लिया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, इससे जो है खुश नहीं हुआ कौन? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग खुश नहीं हुआ तो उसने 1785 में त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र। कब दिया? 1785 वारेन हेस्टिंग ने, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो परिषद है ना इसको गवर्नर जनरल के कंट्रोल में करना चाहिए, कि वारेन हेस्टिंग चाहिए, चाहता है कि ये जो परिषद है इसको मेरे अधीन कर दो, बहुमत से फैसला नहीं होना चाहिए। और
एक चीज चाहता था कि ये सेनापति की शक्तियां भी वारेन हेस्टिंग को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इससे नाखुश हुआ, क्योंकि वारेन हेस्टिंग पूरे काल में जब से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और वो गवर्नर जनरल बना, तब से वो परेशान था इस परिषद से, कोई भी कार्य कर ही नहीं पा रहा था। वारेन हेस्टिंग कोई सुधार करना चाहता है और ये तीनों उसके विरोध में बहुमत देते ही नहीं, तो वो कार्य कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए वारेन हेस्टिंग बहुत परेशान था और इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद वारेन हेस्टिंग ने त्यागपत्र दे दिया। वारेन हेस्टिंग ने सुधार के लिए कुछ कार्य किए। वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार के कार्य किए। किसके? न्यायिक सुधार। और वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार के लिए क्या कार्य किए वो देख लेते हैं हम। न्यायिक सुधार, देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का, मैं न्यायिक सेवा कह रहा हूं, न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता। पहली चीज तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्यों कहा जा रहा है? तो जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना इसी के कार्यकाल में हो रही है, कंप्लीट है। दूसरी चीज कि इसने जो है न्यायिक सेवा में सर्वप्रथम सुधार इसी ने की, वारेन हेस्टिंग ने, इसीलिए इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जा रहा है। यानी कि जो सुधार करना है न्यायिक सेवा में, उसका प्रारंभ वारेन हेस्टिंग ने किया था। हालांकि सबसे ज्यादा जो सुधार है वो तो कॉर्नवालिस करेगा आगे जाकर, लेकिन प्रारंभ किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? जन्मदाता। कैसे? देखिए, मुगल काल से जो प्रथा प्रचलित थी ना, उसमें होता था जमींदार। कौन है? जमींदार। जमींदार को ही दोनों अधिकार है कि जमींदार ही दीवानी अधिकारों पर न्याय करता था और जमींदार जो है वही फौजदारी अधिकारों पर, फौजदारी मामलों पर भी न्याय करता था। दीवानी मामले, फौजदारी मामले हमने चर्चा करी है कि जो लगान से संबंधित है, जो राजस्व से संबंधित है, उनको हम बोलते हैं दीवानी मामले, ठीक है। और जो उसके अलावा जो भी मामले हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, वो फौजदारी मामले में आते हैं, ठीक है ना। प्रशासन से संबंधित जो भी मामले फौजदारी मामलों में, कि शांति व्यवस्था बनाए रखना वगैरह वगैरह, और दीवानी मामलों में राजस्व से संबंधित जो भी मामले आते हैं। तो इन दोनों मामलों पर सबसे पहले जो न्याय का कार्य करता था वो कौन करता था? जमींदार ही करता था, ठीक है। अब इसने चेंज कर दिया। इसने क्या किया कि दो संस्थाओं की स्थापना करी। एक तो थी जिला दीवानी और एक थी जिला फौजदारी। ये फौजदारी मामलों के लिए और ये दीवानी मामलों के लिए। अब जिला दीवानी पहले किसके हाथ में थी? दीवानी मामलों पर पहले न्याय का कार्य कौन कर रहा था? जमींदार, यानी कि भारतीय कर रहे थे। लेकिन अब इसने अंग्रेजों के हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया कि अब दीवानी मामलों पर न्याय का कार्य कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को नियुक्त किया जिला दीवानी में, और अंग्रेजी में कौन होगा? तो कलेक्टर होगा। कौन होगा? कलेक्टर, जो न्याय का कार्य करेगा। लेकिन यहां पर कलेक्टर पर कार्यभार बहुत ज्यादा था, क्योंकि दीवानी मामले, दीवानी कार्य दो प्रकार के होते हैं दीवानी कार्यों में। एक तो होता है, देखिए, एक क्या होता है? एक तो होता है कर संग्रहण से संबंधित, कर संग्रहण से संबंधित मामले। कर संग्रहण से संबंधित कैसे? तो कर संग्रहण से संबंधित मतलब कर तय करना, लगान तय करना कि कितना वसूलना है, और लगान वसूलना, ये दोनों कार्य भी किसके पास में थे? तो ये दोनों कार्य भी किसके पास में थे? कलेक्टर के पास में। साथ ही इसको एक कार्य और दे दिया गया कि दीवानी विवादों पर न्याय, दीवानी विवादों पर न्याय, कि राजस्व व्यवस्था में जो लगान वसूलने वाली प्रक्रिया, लगान तय करने वाली प्रक्रिया, इसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो इस पर न्याय का कार्य या इस पर कोई निर्णय लेना तो वो भी कौन लेगा? कलेक्टर। ये दोनों कार्य किसके पास में थे? अंग्रेजों के पास में। यानी कि अंग्रेजों ने दीवानी मामले अपने हाथ में ले लिए, जो पहले किसके हाथ में थे? भारतीयों के हाथ में। अब बात करते हैं फौजदारी मामलों की। फौजदारी मामलों में अभी भी इसने चेंज नहीं किया, भारतीय ही थे। कौन थे? भारतीय। कौन कर रहे हैं? तो जो काजी होते हैं, मुस्लिम काजी, और जो पंडित होते हैं, काजी, मुफ्ती, पंडित, यही जो है न्याय का कार्य कर रहे थे। काजी मुस्लिमों के लिए, पंडित हिंदुओं के लिए। और न्याय किस व्यवस्था से हो रहा? तो न्याय उसी व्यवस्था से कि हिंदुओं के लिए हिंदू विधि से,
और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि से, मुस्लिम विधि से, यानी कि हिंदुओं के लिए हिंदू विधि से और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि से, उसी विधि से अभी तक न्याय हो रहा है। न्याय में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि फौजदारी मामलों में इसने कोई सुधार नहीं किया वारेन हेस्टिंग। फौजदारी मामलों में पहले जैसे न्याय व्यवस्था चल रही थी, काजी और पंडित न्याय का कार्य कर रहे हैं छोटे स्तर पर, वही सिस्टम अभी भी बरकरार है, कोई सुधार नहीं। सुधार क्या दीवानी मामलों में, कि दीवानी मामलों में जहां पहले भारतीय न्याय का कार्य करते थे, निर्णय का कार्य करते था, वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। अब दीवानी मामलों पर जो भी निर्णय लेना है अंग्रेज लेंगे, और उसके लिए किसकी नियुक्ति करिए, कलेक्टर की। और कलेक्टर को जो है कार्यभार ज्यादा दे दिया कि कर संग्रहण से संबंधित कार्य भी उसी के हैं, और दीवानी विवादों पर जो न्याय का कार्य है, निर्णय का कार्य है, वो भी कौन करेगा, कलेक्टर ही करेगा। ठीक है ना। तो ये इसने न्यायिक सुधार का कार्य किया। अब हम अपील करते हैं ना आगे, अपील, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट से, जिला कोर्ट से कोई सहमत नहीं है या संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाता, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता। यही सिस्टम यहां पर था कि इन मामलों की जो अपील है वो कहां होती थी, तो सदर दीवानी में। इसके ऊपर एक और संस्था थी, सदर दीवानी। और इन मामलों की, फौजदारी मामलों की सुनवाई, या आगे कहा जा सकते हैं तो सदर फौजदारी, आगे अपील सदर फौजदारी में होगी, इनकी सदर दीवानी में होगी। तो ये न्यायिक सुधार का कार्य किया किसने, वारेन हेस्टिंग ने। जो आप ध्यान रखेंगे यहां से जो सिविल सर्विसेज है, बड़े एग्जामों के लिए प्रश्न बनता है, छोटा प्रश्न एग्जामों के लिए, कांस्टेबल पटवार वगैरह के लिए ये पूछा जाएगा कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता, वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना। सबसे पहले दीवानी अधिकार अपने हाथ में किसने लिए, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है ना। जो भी दीवानी मामलों पर न्याय का कार्य है वो वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को दे दिया, और भारतीयों को अभी तक फौजदारी मामलों में कोई सुधार नहीं, अभी भी भारतीय न्याय कर रहे हैं, और न्याय हिंदुओं के लिए हिंदू विधि से ही हो रहा है और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि से ही। फतवा आलमगिरी नाम सुना होगा आपने, मुस्लिमों के लिए फतवा आलमगिरी का अनुवाद करवाया गया अंग्रेजी में। ठीक है ना। तो इसे हम कह सकते हैं क्योंकि धर्म के आधार पर न्याय हो रहा है वारेन हेस्टिंग के काल में, हिंदुओं के लिए हिंदू विधि से, मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि से, इसीलिए इसे आप कह सकते हैं धर्म सापेक्ष, धर्म सापेक्ष, धर्म के अनुसार है तो धर्म सापेक्ष न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कि वारेन हेस्टिंग के काल में धर्म सापेक्ष न्याय व्यवस्था है, कि धर्म के अनुसार न्याय हो रहा। कंप्लीट है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज ध्यान रखनी है आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में, वो क्या ध्यान रखनी है, तो वो ध्यान रखनी है आपको कि जब 1785 में वारेन हेस्टिंग वापस चले गए, उसके बाद इनके ऊपर महाभियोग लाया गया। वारेन हेस्टिंग के ऊपर क्या लाया गया, महाभियोग। और कौन ला रहे हैं, तो महाभियोग लेकर आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था बर्क। क्या नाम था, बर्क। और महाभियोग कब लाए, तो 1788 में। फोक्स का इंडिया बिल पढ़ा था हमने, उसको तैयार करने में बर्क भी थे, फ्रांसिस और बर्क दोनों ने तैयार किया था, वही बर्क है। वो बर्क कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि वारेन हेस्टिंग भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, इसने भारत में बहुत ज्यादा घूस खाई है, और इसीलिए इनके ऊपर क्या लाया गया, महाभियोग लाया गया वारेन हेस्टिंग के ऊपर। लेकिन वारेन हेस्टिंग जो है 1793 में इनको निर्दोष साबित कर दिया जाता, सभी गुनाहों से दूर कर दिया जाता है, यानी कि बेगुनाह साबित कर दिया जाता है 1793 में। किसको, वारेन हेस्टिंग को, सॉरी हाँ वारेन हेस्टिंग को। इनके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं रहता, जो आरोप लगाए थे बर्क ने वो गलत साबित हुए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र गवर्नर जनरल, बात पर ध्यान दे आप, मैं गवर्नर नहीं कह रहा हूं, गवर्नर क्लाइव भी थे, क्लाइव के ऊपर भी महाभियोग लाया गया था, लेकिन मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया, और वो कौन है, तो वो अपने कौन है, वारेन हेस्टिंग। आप कह सकते हैं कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लाया गया, क्या लाया गया, महाभियोग लाया गया, महाभियोग लाया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है, अब हम बात करते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। किसके बारे में, कॉर्नवालिस। अपने अगले गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग के बारे में हमने काफी डिटेल से चर्चा कर ली। कॉर्नवालिस रहेंगे 1786 से 93 तक। ठीक है। वारेन हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट से नाखुश थे और 1785 में वो त्यागपत्र देकर चले गए।
अब हमें किसके बारे में बात करनी है? वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया 3 कार्यों के लिए, कि वारेन हेस्टिंग को कहा गया कि आपको भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना है, आपको न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना है, और आपको प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना। इन 3 कार्यों में सुधार के लिए भेजा गया। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों को न्यायिक व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की जरूरत क्या है? क्या वो भारतीयों के लिए अच्छा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज अगर मुस्कुराते भी हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई लाभ की वजह है। क्या हुआ दोस्तों? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की इसलिए जरूरत है कि अंग्रेज चाहते हैं कि ऐसी भू राजस्व व्यवस्था हो जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल सके। ठीक है, क्योंकि बीच में जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा था, ये चीज। अब जब भू राजस्व में सुधार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलेंगे, और लगान वसूलने वाले अधिकार इनके पास में, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र में विवाद होने हैं, और जब विवाद होंगे तो विवाद के लिए किसकी जरूरत है? न्यायिक व्यवस्था की, न्याय के लिए, जो अंग्रेजों के हाथ में हो। 2 चीजें। तीसरी, प्रशासनिक सुधार की जरूरत क्यों है? अब जब जो क्षेत्र अलग अलग से क्षेत्र उनके हाथों में आते जा रहे हैं अंग्रेजों को, तो वहां पर न्याय कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है? प्रशासन की जरूरत है। ठीक है। दूसरी चीज, अलग अलग क्षेत्रों में लगान वसूलने के लिए भी किसकी जरूरत है? प्रशासन की जरूरत है। तीसरी जो चीज है, जब अंग्रेज इस प्रकार से शोषण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोह होगा, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो विद्रोह होगा उस विद्रोह का दमन करने के लिए और उसकी खबर गवर्नर जनरल तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? प्रशासन बटा हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार अभी प्रशासनिक व्यवस्था है ना, कि देश राज्यों में बटा हुआ, राज्य जिलों में, जिले तहसीलों में, तहसीलें पंचायत समिति स्तर पर, तो एक प्रशासन, एक छोटी कड़ी जो है वो कड़ी से कड़ी मिलकर ऊपर तक जा रही है। इसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था इनको चाहिए कि वो नीचे से ऊपर से कोई कार्य करे, वो नीचे तक पहुंच जाए, या नीचे अगर कोई घटना होती है तो उसकी सूचना ऊपर तक पहुंच जाए, और अंग्रेज उस कड़ी के द्वारा उसको, विद्रोह को या कुछ भी होता है उसको दमन कर सके, और अपनी कानून व्यवस्था जो है, जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, जो उनके नियम होंगे, उनको वो लागू करवा सके। इसलिए 3 सुधारों की जरूरत है। किसको? अंग्रेजों को। कंप्लीट है। तो देखिए, कॉर्नवालिस को ये काम दिया गया। कॉर्नवालिस ने कहा कि ठीक भाई साहब, ये काम तो मैं कर दूंगा, सुधार भी आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त रखी कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने क्या शर्त रखी? कॉर्नवालिस ने कहा कि परिस्थितियां मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसी होनी चाहिए, तब मैं ये सुधार कर सकता हूं। ऐसा क्यों कहा? तो हमने देखा था कि पहले वारेन हेस्टिंग जब कार्य कर रहे थे तो उनकी परिषद उनका साथ नहीं दे रही थी। वारेन हेस्टिंग और उनकी परिषद का झगड़ा हमने देखा था पिछली क्लास में। तो वारेन हेस्टिंग कोई भी सुधार करना चाहता है बहुमत के द्वारा होता, और परिषद बहुमत देती नहीं तो वो कार्य हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो यही चीज कॉर्नवालिस कह रहे हैं, इस प्रकार परिषद के नियंत्रण में गवर्नर जनरल को रखा गया तो मैं कार्य नहीं कर सकता। तो इसने 2 डिमांड रखी, और इसकी डिमांड के तहत एक एक्ट आया, 1786 का एक्ट। कौन सा एक्ट आया? 1786 का एक्ट आया। क्या है 1786 का एक्ट? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब कॉर्नवालिस की मांग पर 1786 का एक्ट आ रहा। दोस्तों, हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपको पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए कौन सा एक्ट आया? 1781 का संशोधन अधिनियम। अब जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें सुधार के लिए कौन सा एक्ट आया? 1786 का अधिनियम या एक्ट। ठीक है ना। तो पहली बात ये कह सकते हैं कि 1786 का अधिनियम किस में लिए आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार के लिए। कंप्लीट है। अब इसमें क्या क्या सुधार किए वो देख लीजिए। कॉर्नवालिस ने कहा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, परिषद एक चीज है परिषद, और एक है इस परिषद का सेनापति। कौन है? सेनापति। 2 चीजें, परिषद और सेनापति। क्या है परिषद? तो परिषद के द्वारा, बहुमत के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, गवर्नर जनरल वो निर्णय लेगा जिस पर परिषद बहुमत देगी, समर्थन देगी। पहली चीज ये। दूसरी, हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि जो परिषद थी उसके 3 सदस्य थे, 3 में से 1 सदस्य को सेनापति नियुक्त किया गया, जिसको परिषद से संबंधित कुछ शक्तियां दी गई। ठीक है, तो कॉर्नवालिस चाहता है कि इस परिषद जो है, ये गवर्नर जनरल की परिषद, इस परिषद को गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया जाए। दूसरा चाहता है कि ये जो सेनापति की शक्तियां, ये भी किसको दे दी जाए? गवर्नर जनरल को दे दी जाए।
कि सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को दे दी जाए, इस परिषद को भी गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया जाए। तो इसकी बात मान ली गई। क्या कर लिया गया? तो परिषद को जीजी के अधीन कर दिया, या गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया। जीजी बोले तो गवर्नर जनरल नियंत्रण में कर दिया। कैसे किया? कि अब कोई भी निर्णय परिषद लेती है, परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द, और अपने निर्णय लागू कर सकता है। अपने निर्णय लागू कर सकता है। दो चीजें कर सकता है, अपने निर्णय लागू कर सकता है और जो गवर्नर जनरल परिषद के जो निर्णय है उन्हें रद्द कर सकता है। यानी कि अब बहुमत का कोई मतलब नहीं है। अब ये किस समय किया जा रहा? तो विशेष परिस्थिति में। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, अगर कोई अति आवश्यकता वाली परिस्थिति आ जाती है, तो उस अति आवश्यकता वाली परिस्थिति में क्या करेगा कि गवर्नर जनरल जो है, परिषद ने अगर बहुमत नहीं दिया और बहुमत के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा, तो उस परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। यह शक्ति किसे दे दी गई? गवर्नर जनरल को। यानी सीधी सी बात है कि ये जो परिषद है, ये परिषद किसके नियंत्रण में आ चुकी है? गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ चुकी है। दूसरी क्या किया? तो दूसरी किया कि सेनापति की जो शक्तियां थी, सेनापति की शक्तियां वो भी किसको दे दी? सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को दे दी। यानी कि अब ये जो परिषद का एक सदस्य सेनापति बनाया गया था और उसको परिषद की शक्तियां दी गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको 1786 के एक्ट में वापस वो शक्तियां किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो 1786 के अधिनियम में, एक्ट में, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार के लिए आया, उसमें दो चेंजेस हुए। ठीक है, परिषद को किसके कंट्रोल में कर दिया? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में। और दूसरी चीज कि जो सेनापति की शक्तियां थी वो किसको दे दी? गवर्नर जनरल को। अब कार्य करना प्रारंभ करेगा कौन? तो अपना कॉर्नवालिस। क्या क्या कार्य कर रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं भू राजस्व में सुधार। भू राजस्व में क्या क्या सुधार किए कॉर्नवालिस ने, तो वो देख लेते हैं। भू राजस्व में सुधार, देखिए दोस्तों, अब जो भू राजस्व में सुधार वाली बात हम करने वाले हैं ना, वो बात हमने पहले ही कर ली। आप देखना, जो पिछला चैप्टर हमने देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, उसमें हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। और वो स्थायी बंदोबस्त 10 साल प्रणाली, वो सब किसकी देन है? कॉर्नवालिस की देन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के लिए एक रिवीजन होगा, छोटे स्तर पर हम चर्चा करते हैं क्या किया इसने। तो देखिए, ज्यादा डिटेल से हम इस बार अब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास में जाकर वीडियो देखें। कौन सा? तो स्थायी बंदोबस्त वाला, उसमें कॉर्नवालिस की सारी भू राजस्व सुधार वाली चीजें मिल जाएगी। इसने गठन किया था रेवेन्यू बोर्ड का, रेवेन्यू बोर्ड किस लिए? तो भू राजस्व में सुधार के लिए। कि भू राजस्व जो प्रणाली है, लगान वसूलने वाली प्रणाली है, उसमें सुधार के लिए इसने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया था। इसमें दो व्यक्ति थे मुख्य जिनसे इसने सलाह ली। एक तो था जॉन सॉर जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। एक था जेम्स ग्रांट। अब इन दोनों ने क्या सलाह दी थी? देखिए, समस्या कॉर्नवालिस के पास में दो थी। क्या क्या थी? एक तो थी कि भूमि का वास्तविक स्वामी किसे माना जाए? भूमि का वास्तविक स्वामी किसे माना जाए, एक समस्या है। दूसरी, जो लगान व्यवस्था है, जो बंदोबस्त है, उसकी समयावधि कितनी हो, कितने समय के लिए लागू की जाए। ये दो मुख्य समस्या थी कॉर्नवालिस के सामने, और कॉर्नवालिस ने ये समस्या इन दोनों के सामने प्रस्तुत करी। जो जॉन सॉर है, ये रेवेन्यू बोर्ड के प्रमुख है। किसके? रेवेन्यू बोर्ड के प्रमुख है, आप ध्यान रखेंगे। और जो जेम्स ग्रांट है, ये रिकॉर्ड कीपर है। पद बता रहा हूं दोनों के, क्या क्या है। ये रिपोर्ट कीपर है कि जो राजस्व संबंधित जो भी लेखा जोखा है, ये रखने का कार्य जेम्स ग्रांट का है। और ये जो रेवेन्यू बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन है? जॉन सॉर। ठीक है। अब इसमें जॉन सॉर ने कहा, जब पूछा गया कि भूमि का वास्तविक स्वामी किसे माना जाए, तो ये हमने देखा था कि जॉन सॉर ने कहा कि जमींदार को माना जाए। किसको? जमींदार को। जबकि जेम्स ग्रांट ने कहा कि भूमि का वास्तविक स्वामी किसान नहीं होगा और
जमींदार को केवल कर संग्रहणकर्ता ही माना जाए। क्या माना जाए? कर संग्रहणकर्ता ही माना जाए। कैसे? तो इस जॉन सॉर की जो सलाह है कि जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लो, कैसे? तो इसके बारे में हमने काफी डिटेल से चर्चा की है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जमींदार को सारी जिम्मेदारी दे दो कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसानों से सीधा कोई मतलब नहीं है कि कोई किसान लगान दे रहा है या नहीं दे रहा, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी तो, जॉन सॉर कह रहे हैं कंपनी को कि आप जमींदार को एक निश्चित राशि तय करके बता दो कि भाई साहब हमने तय कर लिया, जैसे कि 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए किसे वसूलने हैं? जमींदार को वसूलने हैं और कंपनी को देने हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? जॉन सॉर। तो ये कह रहे हैं कि जब जमींदार को एक निश्चित राशि तय करके बता दो और वो राशि वसूल के आपको कौन देगा? जमींदार। अब जमींदार दे पाता है या नहीं दे पाता, ये जिम्मेदारी जमींदार की है, उसे कैसे भी वसूलना है और कंपनी को देना है। नहीं दे पाता है तो उसे पद से हटा दो और उसकी जो जिम्मेदारी है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। जो ऊंची बोली लगाएगा उसे जिम्मेदार बना दिया जाएगा। अब कोई किसान लगान दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं। सारी जिम्मेदारी किसे दे दो? जमींदार को दे दो कि वो कैसे भी लगान वसूले, लेकिन एक राशि तय होगी जो उसे कंपनी को देनी है। तो जेम्स ग्रांट ने कहा कि अगर हम जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लेते हैं, जमींदार को अगर हम सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार होगा कि वो बीच में ज्यादा लगान वसूलेगा किसानों से जो तय किया, और कंपनी को तो उतना ही देना है जितना तय किया। जैसे कि कंपनी को देना है 10 लाख रुपए, कंपनी ने तय किया कि 10 लाख रुपए लगान के रूप में वसूलने, तो जेम्स ग्रांट कह रहे हैं कि ये जमींदार है जो 30 लाख रुपए वसूलेगा और कंपनी को कितने देगा? मात्र 10 लाख, और 20 लाख बीच में खुद खा जाएगा, घूसखोरी होगी। तो ये कहा जा रहा है जेम्स ग्रांट के द्वारा कि इसे कर इकट्ठा करने वाले ही मानना चाहिए कि ये काम दे दो कि ये कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देगा, इसे सारी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, और जिम्मेदार जो जमीन है उसका वास्तविक स्वामी किसान को ही मानना चाहिए कि किसान अपनी भूमि को बेच सकता, गिरवी रख सकता। ये बात कही जेम्स ग्रांट ने, लेकिन सलाह मानी गई जॉन सॉर की और जमींदार को भूमि का क्या मान लिया गया? वास्तविक स्वामी मान लिया गया। क्या मान लिया गया? वास्तविक स्वामी। ठीक है, यानी कि सारी जिम्मेदारी जमींदार को दे दी। कंपनी को किसानों से कोई मतलब नहीं है कि लगान दे रहे या नहीं दे रहे। कंपनी तो एक राशि तय कर दी स्थायी बंदोबस्त में, वो राशि जमींदार को लाके देनी है, चाहे वो कैसे भी लाए कोई मतलब नहीं, कंपनी को लाके देनी है। कंप्लीट है। दूसरी समयावधि कितनी होनी चाहिए? तो जॉन सॉर ने कहा कि 10 साल के लिए होनी चाहिए, और जेम्स ग्रांट ने कहा कि इसे आप स्थायी रूप से लागू कर दो। स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए लागू कर दो। 10 साल के लिए कैसे? स्थायी बंदोबस्त कैसे? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। 10 साल के लिए ऐसे कि पिछला जो उत्पादन हुआ है किसान का, पिछली जो आय है, उसके आधार पर एक औसत निकाला जाएगा, एक राशि तय कर दी जाएगी जो आगे आने वाले 10 सालों तक किसान को देनी है। वही राशि, आय कितनी कमा रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इन्होंने पिछले कुछ उत्पादन के आधार पर औसत निकालकर 500 रुपए तय कर दे कि किसान को प्रतिवर्ष 500 रुपए लगान देनी है। तो इसमें क्या होगा स्थायी बंदोबस्त में कि वो जो 500 रुपए वो किसान को प्रतिवर्ष देने ही है, चाहे उसका उत्पादन आय अगर वो 1200 रुपए कमा रहा है साल के तो भी 500 रुपए लगान के रूप में देना है, और अगर वो 700 रुपए कमा रहा है किसान साल के तो भी उसको 500 रुपए लगान देने हैं। तो इसमें किसानों का बहुत शोषण हुआ इस प्रणाली में कि जिस वर्ष किसान अच्छे रुपए कमा रहा था, अच्छी आय थी, उस वर्ष तो किसान लगान दे देगा, लेकिन जिस वर्ष बरसात ही नहीं हुई या कोई काल वगैरह पड़ गया या किसान उत्पादन नहीं कर पाया, उस वर्ष किसान लगान कहां से चुकाएगा अगर आपने एक निश्चित राशि तय कर दी तो। वो था स्थायी बंदोबस्त में की प्रमुख समस्या। लेकिन इसमें सबसे पहले 10 साल प्रणाली लागू की गई 1790 में। 10 साल प्रणाली लागू की जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त, अगर आपसे पूछा जाए दो चीजें, 10 साल प्रणाली कब लागू हुई? 1790 में, और स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में, 93 में। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने 10 साल प्रणाली लागू की, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है। अगर इसके बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में काफी कुछ जानकारी है कि जैसे ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर, यानी कि मात्र 19% क्षेत्र पर लागू हुई थी, जो सबसे कम क्षेत्र है। 3 प्रणालियां थी, महालवाड़ी, रेतवाड़ी और अपनी स्थायी बंदोबस्त। सबसे कम क्षेत्र पर ब्रिटिश भारत की यही लागू हुई, ठीक है ना। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी।
अब इन चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है और तो आप पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखें। जो पिछला अपना चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, उसके बारे में मैंने स्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तृत चर्चा करी है काफी डिटेल से, ठीक है ना। तो इसमें जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया और एक निश्चित राशि तय कर दी गई जो प्रतिवर्ष किसान को देनी है और जमींदार वो वसूल के लाएगा। अगर जमींदार वो राशि नहीं वसूल पाता तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा और जो ऊंची बोली लगाएगा उसको जमींदार बना दिया जाएगा। तो ये राजस्व व्यवस्था में सुधार के कार्य किए किसने? कॉर्नवालिस ने। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं। अब कुछ न्यायिक सुधार की बात करते हैं। न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार के लिए इसने एक कोड बनाया और वो था कॉर्नवालिस कोड, या जिसे आप कॉर्नवालिस संहिता नाम से जानते हैं, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड का गठन कब हुआ? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1793 में, 93 में। अब इसकी जो न्याय व्यवस्था थी वो शक्ति पृथक्करण पर आधारित थी। शक्ति पृथक्करण पर। कैसे शक्ति पृथक्करण पर? तो वो चीज देख लीजिए अभी आप, शक्ति पृथक्करण पर कैसे आधारित थी। जो देखिए दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों को बांटना। इसने न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए कॉर्नवालिस कोड का गठन किया। अब ये शक्तियों को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है अलग अलग विभागों में। कैसे? दो मामले हम देख रहे थे, एक थे दीवानी मामले, एक थे फौजदारी मामले। कंप्लीट है। अब हम थोड़ी वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग में न्यायिक व्यवस्था में सुधार का प्रारंभ किया था। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी। इसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग ने फौजदारी मामलों पर न्याय का कार्य अभी भी भारतीयों को ही दिया, इसमें कोई सुधार नहीं किया था। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि जो दीवानी मामले थे, दीवानी मामले, इन पर न्याय का कार्य किसे दे दिया गया था? अंग्रेजों को दे दिया था। ये वारेन हेस्टिंग की प्रणाली थी। इसने क्या किया कि इसने जो दीवानी मामले, इसके ऊपर भी लगान, यानी कि जो भी फैसला लेने का या न्याय करने का अधिकार है वो अंग्रेजों को दे दिया, और फौजदारी मामलों में जो भी न्याय का कार्य था वो भी भारतीयों से छीन लिया और अंग्रेजों को दे दिया। पहला चेंज तो ये कि वारेन हेस्टिंग की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें उसने क्या चेंज किया, ठीक है, कि दीवानी मामले वारेन हेस्टिंग ने ले लिए थे भारतीयों से और अंग्रेजों को दे दिए थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने फौजदारी मामलों पर अभी भी भारतीयों को अधिकार दे रखे थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने भारतीयों से फौजदारी मामले भी छीन लिए। अब फौजदारी मामलों पर भी न्याय का कार्य कौन करेंगे? अंग्रेज ही करेंगे। पहली चीज ये कि भारतीयों से फौजदारी मामलों पर अधिकार छीन लिए कॉर्नवालिस ने। अब देखिए सिस्टम क्या चला। दीवानी मामलों में दो कार्य होते हैं, हमने देखा था। दीवानी कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक कर संग्रहण से संबंधित, कर संग्रहण। कर संग्रहण में दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक लगान तय करना, एक होता है लगान वसूलना। ये दो कार्य होते हैं कर संग्रहण में। और एक कार्य होते हैं दीवानी विवादों पर न्याय, विवादों पर न्याय, ठीक है। पहला चेंज फौजदारी मामले, पहले वारेन हेस्टिंग के समय भारतीयों के हाथ में थे, कॉर्नवालिस ने भारतीयों से छीन लिए, वहां पर भी अंग्रेजी न्याय करेंगे फौजदारी मामलों पर। पहला चेंज। दूसरा चेंज हमने क्या देखा था कि ये दोनों कार्य, चाहे कर संग्रहण का कार्य हो चाहे दीवानी विवादों पर न्याय का कार्य हो, वारेन हेस्टिंग के काल में कौन कर रहा था? कलेक्टर कर रहा था। ये चीज हमने देखी थी कि वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर को ही दोनों कार्य दिए थे। कार्यभार ज्यादा था। एक तो दीवानी मामलों पर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके ऊपर भी फैसले लेने का कार्य या निर्णय देने का कार्य कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और ये जो कर संग्रहण का कार्य है, यानी लगान तय करना है, लगान वसूलना है, ये कार्य भी किसके पास में थे? अपने कलेक्टर के पास में थे। तो कलेक्टर के पास कार्यभार कुछ ज्यादा था, तो इसने उसको तोड़ दिया। और इसने क्या किया? ये सिस्टम वारेन हेस्टिंग के समय का बता रहा हूं, इसने इसको चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? तो वो देख लिए।
इसने क्या किया कि कर संग्रहण का कार्य तो कलेक्टर को दे दिया, किसको, कलेक्टर को, और दीवानी विवादों पर न्याय के लिए इसने न्यायालय बनाए, क्या बनाए, न्याय कोर्ट बनाए, और न्यायालय की इसने एक श्रृंखला बनाई, क्या बनाई, श्रृंखला, एक सीरीज बना दी, न्यायालय छोटे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं ना जिला कोर्ट उससे ऊपर, हाई कोर्ट उससे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, इसी प्रकार इसने न्यायालयों की एक क्या बना दी, श्रृंखला बना दी, ठीक है ना, दीवानी मामलों पर न्याय के लिए। और जो कर संग्रहण का कार्य था, यानी कि लगान तय करना, कितना वसूलना है, और लगान वसूलने का कार्य किसको दिया, कलेक्टर को। यानी कि यहां पर आप देखो तो कलेक्टर को मुख्य भूमिका में लेकर आया। जो कलेक्टर की वर्तमान कार्य, कलेक्टर का जो प्रमुख कार्य होता है ना, जो रियल कार्य होता है, अभी भी कलेक्टर इसी भूमिका में प्रशासन को संभालने से संबंधित कार्य में, तो मुख्य भूमिका में कलेक्टर को कौन ला रहा है, कार्नवालिस। हालांकि कलेक्टर का पद तो किसके समय स्थापित हो चुका था, वारेन हेस्टिंग के समय स्थापित हो चुका था, कलेक्टर उसने नियुक्त कर लिए थे, वो कलेक्टर दोनों कार्य कर रहा था, लेकिन इसने कलेक्टर का कार्यभार कम कर दिया। अब कलेक्टर केवल कर से कर इकट्ठा करने से संबंधित और कर तय करने से संबंधित कार्य करेगा, और उनके ऊपर न्याय के कार्य के लिए उसने न्यायालय बना लिए, ठीक है, कोर्ट बना लिए। तो ये कलेक्टर को जो है मुख्य भूमिका में लेकर आया, इसलिए इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का, प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कार्नवालिस को कहा जाता है। इसने प्रशासनिक सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य किए, जो भी हम आगे देखेंगे प्रशासनिक सुधार में। अभी हम न्यायिक सुधार देख रहे हैं, तो ध्यान रखना कि कलेक्टर को मुख्य भूमिका में ये लेकर आया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। अब हम बात करते हैं कि दीवानी विवादों पर इसने कौन कौन से न्यायालय स्थापित किया। तो अब यहां पर हम अलग से ले रहा हूं मैं दीवानी न्यायालय, ठीक है, अपनी हेडिंग ही चेंज है अब, दीवानी न्यायालय, न्यायालय, ठीक है। सबसे पहला था मुंसिफ, क्या था, मुंसिफ, सबसे छोटे स्तर पर जो न्यायालय था उसे मुंसिफ कहेंगे। उसके बाद आएगा रजिस्ट्रार, क्या आएगा, रजिस्ट्रार। तीसरे पर आएगा जिला दीवानी, जिला दीवानी। चौथे पर आएगा प्रांतीय दीवानी, प्रांतीय दीवानी। और पांचवे पर आएगा सदर दीवानी, और अंत में आएगा प्रीवी काउंसिल, जो लंदन में होगी। कहाँ होगी, लंदन में, प्रीवी काउंसिल लंदन। इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। ये 6 दीवानी न्यायालय श्रृंखला बना दी। सबसे छोटे स्तर पर मुंसिफ, उससे ऊपर रजिस्ट्रार, उससे ऊपर जिला दीवानी, उससे ऊपर प्रांतीय दीवानी, उससे ऊपर सदर दीवानी, उससे ऊपर प्रीवी काउंसिल, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये श्रृंखला बना दी, जिस पर हम देखते हैं ना जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार उसने एक श्रृंखला बना दी, चेन बना दी दीवानी न्यायालय के लिए। अब यहां से जो मैं चीजें बताने वाला हूं डिटेल से, वो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती है उनमें ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट वगैरह, सिविल सर्विसेज जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इसमें से डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए कुछ जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुंसिफ की। किसकी, मुंसिफ की। ₹50 तक के मामले की सुनवाई इसमें, कितने, 50 रुपए, 50 रुपए तक की मामले की सुनवाई मुंसिफ में होगी। फिर 50 से 100 रुपए तक के मामले की सुनवाई इस रजिस्ट्रार में होगी, ठीक है। 100 से 200 रुपए तक के मामलों की सुनवाई इस जिला दीवानी में होगी, ठीक है। और 200 से 1000 रुपए तक के मामले की सुनवाई इस प्रांतीय दीवानी में होगी। और 1000 से 5000 तक के मामलों की सुनवाई कहां पर होगी, इस सदर दीवानी में। और 5000 से अधिक के मामलों की सुनवाई कहां होगी, तो 5000 से अधिक के मामलों की सुनवाई होगी इस प्रीवी काउंसिल में। ये चेन है जो आप ध्यान रखेंगे। 50 रुपए तक के मामले की सुनवाई मुंसिफ में, 100 रुपए तक के मामलों की सुनवाई रजिस्ट्रार में, 200 रुपए तक के मामले की सुनवाई जिला दीवानी में, 1000 रुपए तक के मामले की सुनवाई प्रांतीय दीवानी में, 5000 रुपए तक के मामले की सुनवाई सदर दीवानी में, और 5000 से अधिक तक के मामले की सुनवाई के लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा। प्रीवी काउंसिल कहां पर है, लंदन में, ठीक है। अब देखिए, एक चीज हमें देखनी है कि यहाँ न्याय के कार्य कौन कर रहे हैं। मुंसिफ में अभी भी न्याय के कार्य जो है वो भारतीय ही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं,
भारतीय। मुंसिफ में अभी भी भारतीय न्याय का कार्य कर रहे हैं। जो काजी होती है, जो पंडित होते हैं, काजी मुसलमानों के लिए, पंडित हिंदुओं के लिए, वही न्याय का कार्य करेंगे इस मुंसिफ में। ठीक है। और जो अपना रजिस्ट्रार है, यहां पर न्याय का कार्य करेंगे यूरोपियन। कौन करेंगे? यहां पर यूरोपियन जज बिठाया गया। अंग्रेजों ने अपना जज बिठाया और यूरोपियन जज न्याय का कार्य करेगा। कहां पर? तो रजिस्ट्रार में। ठीक है। और जिला दीवानी है, यहां पर भी न्याय का कार्य यूरोपियन जज ही करेगा, लेकिन उसकी मदद के लिए, किसके लिए? मदद के लिए होंगे काजी और पंडित। कौन होंगे? काजी और पंडित। जो मुस्लिम काजी होगा, जो हिंदू का पंडित होगा, वो उसकी मदद करेगा। लेकिन जज कौन है? जिला दीवानी में भी जज यूरोपियन जज ही है। ठीक है। प्रांतीय दीवानी के लिए इसने चार प्रांतों में प्रांतीय न्यायालय स्थापना करी। एक तो है मुर्शिदाबाद में, एक ढाका में, एक पटना में और एक कलकत्ता में। इन चार क्षेत्रों पर अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह प्रश्न छोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है कि कॉर्नवालिस ने चार प्रांतीय न्यायालय की स्थापना कहां करी थी? तो मुर्शिदाबाद बंगाल, ढाका बांग्लादेश वर्तमान, पटना बिहार और कलकत्ता बंगाल। इन चार जगह प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई। कंप्लीट है दोस्तों। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालय नहीं है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको और कुछ दे दे, सूरत दे दे या और कुछ दे दे, तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। कंप्लीट है। फिर बाद में सदर दीवानी की बात करते हैं। यहां पर यूरोपियन जज होंगे इन न्यायालयों में, सब जगह प्रांतीय न्यायालय जो भी होंगे। अब सदर दीवानी की बात करें, यहां पर न्याय का कार्य कौन करेंगे? तो सदर दीवानी में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद न्याय का कार्य करेगी। कौन करेगी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। 3 सदस्यीय परिषद में हमने देखे थे। और गवर्नर जनरल वो 5000 तक के मामलों की सुनवाई, 1000 से 5000 तक के मामलों की सुनवाई कौन करेंगे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। और अगर यहां पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, तो इससे अधिक का मामला होता है, तो फिर बाद में वो जाएगा लंदन। कहां जाएगा? लंदन। प्रीवी कौन सी? लंदन में है, जहां सम्राट के नाम से फैसले होते हैं। सम्राट के नाम से फैसले। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सम्राट फैसले करता है या उसके नाम से फैसले होते हैं। लंदन जाना पड़ेगा आपको अगर 5000 से अधिक का मामला। कंप्लीट है। तो ये एक चेन थी। अब अपील भी होती है। अपीलीय पदानुक्रम क्या था कि आगे से आगे आप अपील कैसे कर सकते हो? देखिए, मैं इधर बता रहा हूं अपील आपको। अगर मुंसिफ और रजिस्ट्रार इन दोनों के मामलों की सुनवाई अपील कहां हो सकती है? तो कहां पर होगी? जिला दीवानी में। ठीक है। और जो जिला दीवानी है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम। जो मुंसिफ है, रजिस्ट्रार है, इन दोनों न्यायालयों की अपील कहां पर होगी? जिला दीवानी में। इस जिला दीवानी की अपील कहां पर होगी? प्रांतीय दीवानी में। अगर प्रांतीय दीवानी से भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, तो कहां जाएगा? सदर दीवानी में। और सदर दीवानी से भी संतुष्ट नहीं होता, फिर आपको लंदन जाना पड़ेगा। और लंदन में कहां जाएगा? तो प्रिवी काउंसिल में। ठीक है ना। ये क्या है? तो ये अपील, ये पदानुक्रम है। क्या है? मैं लिख देता हूं, अपील ये पदानुक्रम। यानी कैसे कैसे आप क्रम से अपील आगे से आगे कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि कोई जिला कोर्ट से कोई खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं हो, तो वो हाई कोर्ट जाएगा। उसके फैसले भी संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यही सिस्टम यहां पर था कि अगर आप मुंसिफ में और रजिस्ट्रार में अगर आप किसी मामले से संतुष्ट नहीं हुए या इनके किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, तो आप कहां जाओगे? जिला दीवानी में जाओगे। इसके मामले से भी संतुष्ट नहीं हो, आप कहां जाओगे? प्रांतीय दीवानी में। यहां पर भी संतुष्ट नहीं हो तो सदर दीवानी में, जहां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद आपके लिए निर्णय लेगी। और अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर तो आपको लंदन जाना पड़ेगा। प्रिवी काउंसिल कहां पर है? लंदन, जहां सम्राट के नाम से फैसले हो रहे हैं। तो ये दीवानी न्यायालय है जिसकी इसने श्रृंखला बनाई। देखिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। ठीक से। दीवानी न्यायालय 200 रुपए तक के मामले की सुनवाई, 100 रुपए तक के मामले की सुनवाई और 50 रुपए तक के मामले की सुनवाई। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आज हमने चर्चा कर ली। सबसे पहले हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में जाना था
कि वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार के लिए क्या कार्य किया। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, तो वापस देख लो आप एक बार। मामले दो होते हैं, एक होता है दीवानी मामले जिसमें राजस्व से संबंधित जो मामले होते हैं वो आते हैं, फौजदारी मामले जिसमें दूसरे मामले कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था से संबंधित जो मामले होते हैं। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि दीवानी मामले अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए, वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को दे दिए, लेकिन फौजदारी मामलों पर वारेन हेस्टिंग के समय अभी भी भारतीय न्याय का कार्य कर रहे थे, जो काजी होते थे, पंडित होते थे। जब कॉर्नवालिस की बात आई तो कॉर्नवालिस ने जो फौजदारी मामलों पर भारतीय न्याय कर रहे थे वो अधिकार उसने भारतीयों से छीन लिए, और फौजदारी मामलों पर भी अब न्याय का कार्य कौन करेंगे, अंग्रेज। अब फौजदारी मामलों में कैसे उन्होंने न्याय का कार्य करना है तो वो हम कल पढ़ेंगे कि उसने जो भ्रमणशील कोर्ट, जो जिसे आप भ्रमणशील कोर्ट कहते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल कि फौजदारी मामलों में क्या बात है। ठीक है, फिर बाद में अब हमने देखा था वारेन हेस्टिंग के काल में कि दीवानी मामलों में दो कार्य होते हैं, एक तो कर से संबंधित मामले होते हैं, एक दीवानी विवाद होते हैं, उसके ऊपर कोई विवाद होते हैं। तो कर तय करना और कर इकट्ठा करना, इसे कर संग्रहण करते हैं। यह कार्य भी वारेन हेस्टिंग के समय कलेक्टर ही कर रहा था, कलेक्टर की नियुक्ति करी थी। और जो दीवानी मामले होते हैं उन पर जो विवाद है उनके ऊपर भी फैसले का कार्य कलेक्टर ही कर रहा था वारेन हेस्टिंग के समय। लेकिन कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के कार्यभार को कम कर दिया, अब कलेक्टर केवल कर संग्रहण से संबंधित कार्य करेगा, इसलिए इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये कलेक्टर को मुख्य भूमिका में लेकर आया, ठीक है ना, वास्तविक भूमिका में ये लेकर आया। हालांकि कलेक्टर के पद की स्थापना तो अपने वारेन हेस्टिंग के समय ही हो चुकी थी, लेकिन कलेक्टर का जो मुख्य कार्य होता है उसमें कौन लेकर आया, अपना कॉर्नवालिस, इसलिए कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता। दीवानी तो फिर कलेक्टर न्याय नहीं करेगा, अगर दीवानी विवादों पर न्याय का कार्य कलेक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसके लिए इसने न्यायालयों की एक श्रृंखला बनाई, न्यायालय स्थापित किए, चेन बना दी न्यायालयों की। कैसी चेन बताई तो उसके बारे में हमने देखा था कि इसने क्या किया कि सबसे पहले मुंसिप होगा, सबसे छोटे स्तर पर मुंसिप की स्थापना करी, इससे ऊपर रजिस्ट्रार, एक हम कह सकते हैं कि मुंसिप पंचायत स्तर पर हम समझ सकते हैं, और रजिस्ट्रार को हम तहसील स्तर पर समझ सकते हैं, और जिला दीवानी जिला स्तर पर, प्रांतीय दीवानी राज्य स्तर पर, सदर दीवानी इससे ऊपर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उससे भी ऊपर अगर न्याय करना तो फिर लंदन में जाना पड़ेगा, प्रिवी काउंसिल। मामले की सुनवाई रुपए में देगी, 50 रुपए तक का मामला मुंसिप में, 100 रुपए तक का रजिस्ट्रार में, 200 रुपए तक का जिला दीवानी में, 1000 रुपए तक का प्रांतीय दीवानी में, 5000 तक का सदर दीवानी में, और 5000 से अधिक का प्रिवी काउंसिल से, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि मुंसिप में अभी भी न्याय का कार्य भारतीयों को दिया गया, काजी पंडित करेंगे, ठीक है, छोटे स्तर पर। उससे ऊपर यूरोपियन जज न्याय का कार्य करेगा रजिस्ट्रार में, उससे ऊपर भी यूरोपियन जज ही करेगा, लेकिन मदद के लिए काजी और पंडित नियुक्त किए गए जिला दीवानी में, ठीक है ना, जो यूरोपियन जज की क्या करेंगे, मदद करेंगे। उसके बाद प्रांतीय न्यायालयों की बात करें तो 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। कहां कहां, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुर्शिदाबाद में, ढाका में, पटना में, कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद सदर दीवानी में न्याय का कार्य कौन करा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने कि सदर दीवानी में न्याय का कार्य कौन करे, तो मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, सदर दीवानी में न्याय का कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी, ठीक है। और यहां से भी कोई संतुष्ट नहीं है तो प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ेगा, जो लंदन है, और लंदन में सम्राट के नाम से फैसले होते हैं, जो ब्रिटिश सम्राट होता है उसके नाम से फैसले होते हैं। अपीलीय पदानुक्रम हम देखा कि इन दोनों मामलों की अपील कहां पर होगी, तो जिला दीवानी में इसकी, प्रांतीय दीवानी में इसकी, सदर दीवानी में उसकी, प्रिवी काउंसिल में लंदन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज की चर्चा थी। कल हम जो फौजदारी मामले थे उसमें क्या सुधार किए इसने, फौजदारी मामलों में हमने देखा ना कि जो पहले फौजदारी मामले थे वहां पर पहले भारतीय न्याय का कार्य कर रहे थे, अब अंग्रेज करेंगे। तो इसने 4 भ्रमणशील कोर्ट की स्थापना करी थी, और क्या क्या सुधार किए थे कानून व्यवस्था में, फौजदारी मामलों में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो दोस्तों ये काफी अच्छी चर्चा थी आज की, मैं थोड़ा डिटेल में गया था ताकि आप बड़े एग्जाम भी दे सको। अब यहाँ से बड़े एग्जामों में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और छोटे एग्जामों में तो हालांकि बनते ही हैं। तो ये चीजें आप अपने उन साथियों को जरूर शेयर करें जो सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।